हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यू मिनट सीरीज में, जहां हम पाथवे टू प्रीलिम्स कवर कर रहे हैं और 2024 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक जुडिशियल प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से जजमेंट्स दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके थ्रू मैं आपको कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं वो भी बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। तो आइए मिलके समझने की कोशिश करते हैं कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो जब हम एक्लिप्स की बात करें, कल एक सोलर एक्लिप्स आने वाला है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश होती हैं। जब एक्लिप्स होता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में होता ये है कि अगर मैं सोलर एक्लिप्स की बात करूं तो जो सन है, अर्थ है, उसके बीच में मून आता है। मून जो है वो सन की रेज को ब्लॉक करता है और मून की एक शैडो अर्थ के ऊपर कहीं पड़ती है, जिसकी वजह से सन का व्यू हमारा जो है कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जैसे ही मून उस पोजीशन से मूव करता है, क्योंकि वो हमारे आसपास रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो सन की जो पोजीशन है वो वापस आ जाती है, जो शैडो है वो हट जाती है और हम दोबारा सन को, सूरज को उसी तरीके से देख सकते हैं। ये जो एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के अंदर कानून के ऊपर या लॉज के ऊपर अप्लाई होता है। इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा संविधान के पास लेके जाना पड़ेगा और उससे भी पहले मैं एक कहानी बताना चाहूंगा अबाउट द केस इन विच दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इवॉल्व्ड, यानी कि सबसे पहले कौन से केस के अंदर इसका मेंशन हुआ और इसका इस्तेमाल किया गया। तो 1955 में मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो 1939 का एक्ट था, इसमें कुछ बदलाव लाए गए बाय द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947। ये उस वक्त मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी सेंट्रल प्रोविंसेस। तो उस वक्त में 1955 में मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट था ना दोस्तों, ये 1939 का एक्ट था। इसका मतलब ये संविधान बनने से पहले का एक्ट था। इस एक्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए, उसमें क्या अमेंड किया गया, उसमें यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू टेक ओवर मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू एक्सक्लूड इंडिविजुअल ऑपरेटर। इसका मतलब साफ है कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, उनके बिजनेसेस को गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती थी। ये उन्होंने उस कानून के अंदर लिख दिया। अब साल 1950 में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, हमें सब पता है, और यह भी पता है कि उसी संविधान में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर एक फंडामेंटल राइट ये है कि आपका राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन इज योर फंडामेंटल राइट। So the government of the state cannot take away your right to practice your profession. So if you are a transporter by business, you have the fundamental right to carry on this business. अब जब ये फंडामेंटल राइट संविधान में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1947 में अमेंडमेंट किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएगा। लेकिन अभी आपने क्या ध्यान देना है, एक्लिप्स के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जब संविधान बना और आर्टिकल 19(1)(g फंडामेंटल राइट के तौर पे आया, तो वो कानून पूरी तरीके से इनवैलिडेट नहीं हुआ, उस पे बस एक ग्रहण लग गया, यानी कि एक्लिप्स लग गया। और 1951 के बाद वो ग्रहण, वो एक्लिप्स हट गया। कैसे? 1951 में संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसे कई बार कहा जाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करने या फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस को डाइल्यूट करने के लिए लाया गया था। इसके बेस पे 2023 प्रीलिम्स में आपसे सवाल भी पूछा गया है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया और उसने आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज नंबर 6 में एक बदलाव लाया, एक चेंज लाया। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव ये कि उन्होंने फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन के तौर पे ये लिख दिया कि गवर्नमेंट कभी भी किसी ट्रेड या बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है। सो गवर्नमेंट कैन टेक ओवर एनी ट्रेड और बिजनेस आइदर एक्सक्लूसिवली और इन कॉम्पिटिशन विद इंडिविजुअल्स। तो गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सेक्टर को जो प्राइवेट है उसे नेशनलाइज कर सकता है। अब जब संविधान में ये चेंज आ गया
और कानून जो था, जो अभी तक इक्लिप्स के अंदर था, अब उसके ऊपर से इक्लिप्स हट गया। इसका मतलब कि ये कानून तब तक ही इनवैलिड था जब तक 19(1)(g was providing you freedom of occupation, बट जब संविधान में चेंज किया गया, फंडामेंटल राइट्स को ही बदल दिया गया, तो ये कानून दोबारा एक्टिव हो गया, दोबारा लागू हो गया। और दोस्तों इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई भी एक्ट, कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। हमने पढ़ा है आर्टिकल 13 में दैट इफ एनी लॉ विच इज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन, मतलब संविधान बनने से पहले का जो कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा जब तक वो इनकंसिस्टेंट है या वायलेटिव है ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। यहां पे यही हो रहा था, लेकिन जब हमने फंडामेंटल राइट ही बदल दिया दोस्तों, तो फिर वो एक्लिप्स का डॉक्ट्रिन लगेगा। मतलब जो कानून प्री इंडिपेंडेंस का था, अब वो दोबारा से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट ही बदल दिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब एक और सवाल जिसको क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि क्या संविधान बनने के बाद जो नए कानून बने हैं, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के लेजिस्लेचर्स न्यू लॉज भी बनाते हैं, नए कानून भी बनाते हैं, क्या उन कानूनों के ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगेगी? दिस वॉज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। वाई? बिकॉज दिस आर्टिकल इन इट्स क्लॉज नंबर 2, ये जो आर्टिकल है ना, जो ये कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इट टॉक्स अबाउट अ लॉ दैट स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड दैट लॉ विल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। वॉइड मतलब वो एप्लीकेबल नहीं है। अब पहले कुछ 2-3 जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, यानी कि संविधान बनने के पहले जो कानून बने हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल 1959 में दीपचंद केस के अंदर आपने केसेस के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो पहला केस हमने भीकाजी केस पढ़ा, दूसरा केस हम दीपचंद केस पढ़ेंगे। ठीक है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे वैलिड है। और वो क्यों? उसका रीजन सिंपल है, जब संविधान बन चुका है उसमें कोई फंडामेंटल राइट लिस्ट किया जा चुका है, तो उसके बाद जैसे ही कोई कानून बनता है जो उस फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, इट शुड बी कंसिडर्ड एज डेड और वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब उस कानून को कभी हम जिंदा मान ही नहीं सकते, कभी हम एक्टिव मान ही नहीं सकते, बिकॉज फ्रॉम द डे इट वॉज ब्रॉट इन इट वॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो उसके पहले बना है। इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो लॉ पहले बना था, फंडामेंटल राइट बाद में बना है। इसीलिए उस लॉ के पास ये एडवांटेज है कि उसे दोबारा उजागर किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। नाउ इन इनिशियल 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट यूज दिस लॉजिक एंड सेड कि संविधान के बाद अगर मैंने कोई लॉ बनाया, मान लीजिए मैंने 1955 में एक लॉ बनाया विच वॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है, और उस कानून का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा था। ठीक है, व्हाट आई डिड वाज आई चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन चेंज द फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब वो वही कानून अप्लाई नहीं हो पाएगा। दिस सेम लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। दैट मीन्स आफ्टर आई हैव चेंज द फंडामेंटल राइट, आई विल नीड टू ब्रिंग अ न्यू लॉ। मुझे नया कानून लाना पड़ेगा और उसे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग रही होती तो जो 1955 में ही मैंने कानून लाया था वही सेम अप्लाई हो जाता। ठीक है, मर के जिंदा हो जाता कानून, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड। ठीक है, सो इफ फॉर एग्जांपल इन 1955 यू मेक अ लॉ which violates fundamental right, then by the time 1956 तक सुप्रीम कोर्ट कैन से कि ये लॉ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड है, एप्लीकेबल नहीं। उसके बाद मैं क्या करूं, 1958 में कानून चेंज कर दूं, फंडामेंटल राइट चेंज कर दूं, है ना, आई चेंज द फंडामेंटल राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस चेंज्ड फंडामेंटल राइट दैट 1955 एक्ट शुड बी वैलिड। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग रहा होता तो वही वाला कानून एक्टिव हो जाता, एक्टिवेट हो जाता, बट नहीं लगेगा।
सो आई विल हैव टू पास अ न्यू लॉ, मुझे एक नया कानून पास करना पड़ेगा 1958 के बाद विद द सिमिलर प्रोविजंस टू दैट वन। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में भी कहा, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में महेंद्र लाल जैन केस में भी कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होती है। लेकिन 1974 में गुजरात की सरकार के खिलाफ एक केस आता है, गुजरात गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये क्योंकि यहां सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट्स को रिवर्स कर देता है और ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई कर सकता है। तो अब आप ही पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है इफ अ लॉ इज पास्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड। अगर कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाया गया है तो हो सकता है उसका कुछ पार्ट, कुछ सेगमेंट या कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस अभी भी जिंदा किए जा सकते हैं यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप ऐसा मान लीजिए कि कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ था, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था। ठीक है, नाउ वी नो दैट देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजंस ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इसका मतलब नॉन सिटीजंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट्स नॉन सिटीजंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर संविधान बनने के बाद कोई कानून बनता है जो मान लीजिए आर्टिकल 19 को वायलेट करता था, ठीक है, आर्टिकल 19 को वायलेट करता था, नाउ व्हाट आई हैव डन इज नाउ आई हैव चेंज द लॉ एंड पुट सम एक्सेप्शन। मैंने उसमें कुछ एक्सेप्शन डाल दिया है। ठीक है, जैसे मैंने वो ट्रांसपोर्ट वाले में एक्सेप्शन डाला था वैसे ही एक्सेप्शन डाल दिया है। ठीक है, तो अब वो लॉ जिंदा तो नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली जजमेंट्स में कहा था दैट आई विल हैव टू पास अ न्यू लॉ, बट एज फार एज application of that law to non-citizens is concerned, application of that law to non-citizens is concerned, that can continue। समझ रहे हैं आप? तो नॉन सिटीजंस के लिए वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 विल बी एप्लीकेबल फॉर नॉन सिटीजंस। वाई? बिकॉज आर्टिकल 19 वाले जो कानून है वो नॉन सिटीजंस को अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो उस लॉ की नलिटी होगी या उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजंस के खिलाफ ठहराया जाएगा। तो इसका मतलब वो कानून तब भी जिंदा रह सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इवन इफ आई मेक अ लॉ विच इज मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट लॉ वायलेट्स आर्टिकल 19, तो सिर्फ उतना ही पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएगा जो सिटीजंस के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बट द लॉ दैट लॉ विल बी एप्लीकेबल ऑन द नॉन सिटीजंस। व्हाई? बिकॉज इन नॉन सिटीजंस के तो फंडामेंटल राइट्स होते ही नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपनी अंबिका मिल्स जजमेंट में कहा। और इसी के साथ आज का जो ये फ्यू मिनट्स है वो समाप्त होता है। यदि आप इस तरीके के जुडिशियल कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं, खास तौर पे स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जजमेंट से रिलेटेड, पर्टिकुलर लॉज और कानून से रिलेटेड सवाल पूछे जाने लग गए हैं, तो आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा संभव 1.0 बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और 2.0 में हम और भी नए नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू एंटायर सिलेबस आपका कवर किया जाएगा फॉर 2024 प्रीलिम्स। साथ ही साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट्स, प्रैक्टिस टेस्ट और PYQs की डिस्कशन भी क्लासेस के दौरान ही मिलने वाली है। इसके अलावा सीसैट के लिए मास्टर क्लासेस अरेंज होंगी, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे स्पेशल क्लास होगी, मैप्स के लिए स्पेशल मैपिंग क्लासेस होगी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट 4 to 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम 100 ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स। तो इस कोर्स को यदि आप सीसैट के साथ अवेल करना चाहते हैं, मीन सीसैट एंटायर मॉड्यूल को अवेल करना चाहते हैं, तो 14,500, अदरवाइज विदाउट सीसैट यूज करना चाहते हैं तो इस कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा
इस पे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप कोड का इस्तेमाल करते हैं RAINA रैना, ठीक है। तो इफ़ यू यूज़ द कोड RAINA रैना देन यू कैन गेट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज यूट्यूब पे हम आपके साथ हमेशा हाजिर हैं आपकी सेवा में। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, उसे मैं रिजॉल्व करूँगा।